Name's Bond. James Bond. ठीक अभी जो आपने डायलॉग सुना इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस डायलॉग को द नेम इज डोभाल, अजीत डोभाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके हिसाब से इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड पर्सन कौन है, तो आप सभी के ओपिनियंस अलग अलग होंगे। पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे इंडियन के बारे में जिनका नाम तो लगभग हर इंडियन को पता है, पर उनके कामों के बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी की। उनकी लाइफ ऐसे ऐसे मिशन से जुड़ी हुई है जिसे मैंने और आपने अब तक सिर्फ मूवीज़ वगैरह में देखा या सुना था। पर आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ बातों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सवाल भी है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अजीत डोभाल, द फाइनेस्ट स्पाई इंडिया हैज एवर गॉट। उनके बारे में अगर ये शब्द भी कहे जाएं तो कोई शक नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उनके बारे में पता ही होनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है और देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एक स्पाई होने की वजह से उनके बारे में इंटरनेट पर कोई खास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। पर फिर भी उन्हीं कुछ सोर्सेस को अच्छा खासा खंगालने के बाद जो बातें पता चलती हैं वो किसी को भी सोच में डालने के लिए काफ़ी हैं। अजीत डोभाल भारत के 5वें सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। हर सिक्योरिटी एडवाइजर की तरह अजीत डोभाल भी प्राइम मिनिस्टर के क्लोज कांटेक्ट में ही काम करते हैं। डोभाल साहब सन 2014-15 तक इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप मोस्ट ऑपरेशंस में अपनी जिंदगी के 10 साल बिताने वाले अजीत डोभाल इज ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन टू विन द पुलिस मेडल। 1980s में जब मिजोरम नेशनल फ्रंट मिजोरम में लगातार इंसर्जेंसी करके इंडियन आर्मी पर अटैक कर रहा था, तब डोभाल साहब को मिजोरम भेजा जाता है और वो मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ शामिल हो जाते हैं। मतलब एज एन इंसर्जेंट वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और धीरे धीरे उनके टॉप कमांडर्स से अपनी अच्छी जान पहचान कर लेते हैं। और फिर क्या था, मौका देखते ही डोभाल साहब इंडियन आर्मी को एकदम सटीक इंटेलिजेंस देकर उनका काम तमाम करवा देते हैं। इसी के साथ ही ये कौन नहीं जानता कि अपनी ज़िंदगी के 7 साल डोभाल साहब ने पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट की तरह बिताए थे। 7 साल एक फेक लाइफ, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री में अलग लोगों के साथ रहकर अलग रिलीजन को फॉलो करते हुए रहना सच में एक ऐसी बात है जो कि किसी को भी चौंका सकती है। पर कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। वहाँ रहने के साथ ही डोभाल साहब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड की थी, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन का नाम भी आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये वही ऑपरेशन था जो देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल से सिख मिलिटेंट्स को बाहर खदेड़ने के लिए चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान अजीत डोभाल गोल्डन टेम्पल में ही रहे और उन्होंने मिलिटेंट्स को यह भरोसा दिलाया कि वो एक पाकिस्तानी जासूस हैं और इन सब लोगों की मदद करने और भारत को तोड़ने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। उनकी बातों पर भरोसा करके सिख मिलिटेंट्स ने अपने कई सीक्रेट प्लान्स उनको बता दिए और इस तरह डोभाल साहब के हाथ अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लग जाती है। और फिर क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन वो इंडियन आर्मी तक पहुंचा देते हैं और इंडियन आर्मी ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सक्सेसफुली कैरी आउट कर पाती है। इसके साथ ही सन 1999 में जब भारत की एक फ्लाइट IC-814 को तालिबानी आतंकियों द्वारा हाईजैक करके कांधार ले जाया जाता है, तो उनसे नेगोशिएशंस करने का काम भी अजीत डोभाल ने ही किया था। सिर्फ यही नहीं, 1971 से 1999 के बीच इंडिया की 15 फ्लाइट्स हाईजैकिंग का शिकार हुई थी। उन सभी हाईजैकिंग के नेगोशिएशंस में डोभाल साहब का अहम योगदान था। अभी कुछ साल पहले आई अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने इराक से 45 नर्सेस को वापस बुलाया था और उसमें भी अजीत डोभाल का ही हाथ था। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती हैं कि अजीत डोभाल खुद इराक गए थे ताकि इंडियन नर्सेस को सही सलामत वापस लौटा सकें। इसके साथ ही पाकिस्तान ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं है जिस पर उनकी पैनी नज़र रहती है। इसके अलावा भारत के और पड़ोसी देश जैसे चाइना और श्रीलंका पर भी वो अपना पूरा ध्यान रखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें जीत मैत्रीपाला श्रीसेना की हुई थी, उसमें भी अजीत डोभाल का ही हाथ था।
क्योंकि श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे चाइना के बहुत ही ज्यादा फेवर में थे, जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं था। इसलिए यह जरूरी हो गया था कि राजपक्षे फिर से पावर में ना आए और अनएक्सपेक्टेडली राजपक्षे वो इलेक्शन हार भी जाते हैं। साथ ही इस बात के एनफ एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि श्रीसेना को जिताने में भारत का अहम योगदान था। ऑब्वियसली अजीत डोभाल जी के बारे में किसी के पास भी एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आफ्टर ऑल वो इस देश के बहुत ही चालाक जासूस हैं और साथ ही इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी। पर फिर भी उनके बारे में इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी उसे मैंने इस वीडियो में समेटने की एक छोटी सी कोशिश की है। पर्दे के पीछे रहकर इंडिया की एकता और अखंडता का ध्यान रखने वालों में से अजीत डोभाल का नाम सबसे अलग ही दिखता है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि द नेम इज डोभाल, अजीत डोभाल। और अब मैं आपसे वो सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, तो वो ये है कि आपको अजीत डोभाल जी की पर्सनालिटी इंडिया के किस फ्रीडम फाइटर से मिलती जुलती लगती है। अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कम नहीं लगते। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री से जुड़ी एक वीडियो इस चैनल पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है। अगर आपको उनकी मौत से जुड़ा वो सच जानना है जो आपने आज तक नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी अजीत डोभाल जी के बारे में क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Anything which is response must have three things in it. It must have speed, it must have surprise, it must have skill.